हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा शिम्पल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एनवायरनमेंट और पीआईएल। यानी आपके क्वेश्चंस इसका कई बार ऐसा आता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ थ्रू पीआईएल, पीआईएल के द्वारा पर्यावरण विधि को कैसे एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है और क्या क्या पीआईएल की गई कौन कौन से केसेस हैं, और कई केसेस में कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह सिद्धांत किस वाद में दिया गया या इस वाद में क्या निर्णय दिया गया, इस तरह से। और ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट इस पर्पज से भी है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट भी कवर होता है, जो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का है, आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने के संबंध में है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करवाने के लिए। साथ में एनवायरमेंटल लॉ जो आपका फर्स्ट ईयर में पेपर है उसको भी कवर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नेट में आपका जो क्वेश्चंस आते हैं पर्यावरण से संबंधित केसेस के, स्पेशली एमसी मेहता के केसेस आते हैं, उसमें वो केसेस प्राय कर पूछे जाते हैं जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। आज कुल हम लगभग 17-18 केसेस करेंगे और मैंने 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके थोड़ा विस्तृत रूप से हम इसको पढ़ेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि नेट में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो एमसी मेहता के कई केसेस हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, तो उसमें कई अलग अलग केसेस में अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किस केस में है, और तीनों चारों ऑप्शंस ही एमसी मेहता के केस के, तो आपको उसका जो एआईआर है वह आपको लर्न होना चाहिए, तब आप पता लगा पाएंगे अपना आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण किस तरह से हुआ है। इसमें हम महत्वपूर्ण एक चीज देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय किसको मिलता है पीआईएल के थ्रू पर्यावरण को संरक्षण करने में। इसका सबसे ज्यादा श्रेय हम देना चाहेंगे माननीय मुख्य न्यायाधिपति पीएन भगवती को, साथ में कृष्णा अय्यर जी को भी। तो ये जो लोकहितवाद है ये हम देखते हैं कि एक वाकई में क्रांतिकारी परिवर्तन था जनता को न्याय दिलाने के लिए। तो पर्यावरण भी एक उसका हिस्सा है। पर्यावरण में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल शामिल है जो आदमी के मूल अधिकार में सम्मिलित है। साथ ही हम देखते हैं कि जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे गुमान मल लोढ़ा जी, उन्होंने भी इसकी व्याख्या इस तरह से की थी कि विधि और न्याय लोगों के लिए बने हैं, न कि लोग विधि और न्याय के लिए। और न्यायाधीश कुलदीप सिंह जी का भी नाम कई केसेस में आएगा। उनको इवन ग्रीन जज के नाम से जाना गया था क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच में कई ऐसे डिसीजंस दिए थे जो कि पर्यावरण को संरक्षण करने के दिशा की ओर थे। तो गाइस हम देखते हैं कि जो पर्यावरण के संबंध में जो पीआईएल किए गए थे तो उसमें 1980 से पहले वाली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 1980 के बाद में पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता फैली, जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एनवायरमेंट से रिलेटेड कई केसेस दायर किए गए, कई पीआईएल्स की गई थी। तो इसमें मूल जो एक समस्या आ रही थी कि जो पर्यावरण से संबंधित पीआईएल दायर की जा रही है तो उसको किस वे में दायर करे। क्या यह माने कि वह मूल अधिकारों को क्षति पहुंचा रहा है। तो हालांकि ये हुआ कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जो 1976 में पारित किया गया था,
उसमें 2 संशोधन किए गए थे और पर्यावरण को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था और मूल कर्तव्य में शामिल किया गया था। लेकिन फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो 42वां संशोधन द्वारा भाग 4 में आर्टिकल 48 ए में नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया था और आर्टिकल 51 ए का जो क्लोज जी था, उसमें उसको फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों को जो है वो न्यायालय में उस तरह से एनफोर्समेंट नहीं करवाए जा सकते जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को करवाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे माननीय न्यायालय का दृष्टिकोण इस तरफ गया कि उसे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया। धीरे धीरे आर्टिकल 21 में प्राणविधिक स्वतंत्रता में इसको शामिल किया गया। तो हम इसके केसेस देखना शुरू करते हैं कि किन केसेस में किस व्यू में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं रूरल लिटिगेशन एंड एनवायरमेंटल केंद्र वर्सेस यूपी। ये देहरादून का मामला था। दून घाटी खनन मामला इसको ये भी कहते हैं। तो इसमें देहरादून में जो पत्थर की खानें थी उसकी अवैध खुदाई चल रही थी। तो उस खानों से जो पत्थरों के गिरने से जो मिट्टी उड़ती थी और खनन से जो पर्यावरण को प्रदूषण होता था, आसपास का सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 में प्राण शब्द के अंतर्गत उन सुविधाओं के विस्तार तक इसको शामिल किया गया जिसके द्वारा जीवन का उपयोग किया जाता है और इनमें उन सभी प्राकृतिक उपहारों का संरक्षण भी सम्मिलित है जिसके बिना जीवन का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये माननीय न्यायालय ने कहा। तो न्यायालय ने पत्थर की कुछ खानों को जो पर्यावरण प्रदूषित कर रही थी और जिससे लोगों को बहुत हानि पहुंच रही थी, उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही थी, बीमारियां फैल रही थी, तो उन खानों की खुदाई को रोकने के आदेश दे दिए थे। तो ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने इस केस में जो देहरादून खदान का मामला है, इसमें पर्यावरण संरक्षण और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के बीच एक संबंध स्थापित किया जो आगे कई केसेस में मील का पत्थर साबित हुआ था। और इस मामले ने पर्यावरण के मामले को लेकर फंडामेंटल राइट के रूप में एनवायरनमेंट के जो केसेस थे उनके लिए पीआईएल करने के रास्ते खोल दिए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब हम आते हैं एमसी मेहता का केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये केस है 1986 का। ये केस है जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स की एक इकाई थी। उस फैक्ट्री में क्या हुआ, ओलियम गैस का रिसाव हुआ 1985 को। तो वह गैस इतनी भयंकर थी कि आसपास के जो लोग थे उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, कई बीमारियां हो गई और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। और इस संबंध में फिर माननीय न्यायालय में पीआईएल दायर की गई थी। तो माननीय न्यायालय ने फर्टिलाइजर जो कंपनी थी उसको ओलियम गैस बनाने से रोकने के आदेश दे दिए। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अगर रिसाव को रोकने के पुख्ता उपाय नहीं कर सकती है तब तक वह उसका आगे निर्माण भी नहीं कर पाएगी। वह यानी अगर वह उपाय के पूरे मेजरमेंट्स अपनाती है तो ही वह आगे निर्माण कर पाएगी। साथ ही कोर्ट ने न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जमा करवाने के लिए आदेश दिया ताकि जो उस गैस कांड से पीड़ित व्यक्ति थे उनको मुआवजा दिया जा सके।
और कंपनी को बैंक गारंटी जमा कराने के लिए भी आदेश दिए गए थे और कई सारी शर्तें लागू की गई और उसके बाद में उस प्लान को आंशिक रूप से चालू करने की अनुमति दी गई थी। इसी केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला नियम मान किया था। अब हम देखते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का केस। इस केस में जो चर्मशालाएं थी, चर्म शोधनशालाएं चमड़ा साफ करने की थी, जो कानपुर के पास एक जाजमऊ इलाके में थी। उन फैक्ट्रियों से क्या है, गंगा का पानी बहुत प्रदूषित होता था। तो एमसी मेहता जो एक समाज सेवी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की और उन्होंने पीआईएल में यह वर्णन किया कि जो ये चर्म शोधनशालाएं हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, उनका जो अपशिष्ट है, यानी कि उनका जो बेकार कचरा मलबा है, वो गंगा में बहाया जाता है। उससे पर्यावरण और जनजीवन को बहुत अधिक हानि पहुंचती थी। तो इसके अगेंस्ट में प्रत्यार्थियों ने क्या तर्क दिया कि जो अवशिष्ट था, उसका शुद्धिकरण करने के जो संयंत्र लगाने थे, अपशिष्ट को साफ करने के जो मशीनरीज थी, उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता था और अगर कारखाने बंद हो जाएंगे तो बेरोजगारी भी होगी और रेवेन्यू की भी हानि बहुत होगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर बेरोजगारी और रेवेन्यू के लॉस होता है तो भी वह चलेगा, लेकिन लाखों लोगों के जो जीवन में स्वास्थ्य को और जो एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, वह बहुत अधिक है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उस फैक्ट्री को बंद करने के आदेश पारित किए। नेक्स्ट हम देखते हैं केस वेलोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, तमिलनाडु में एक वेलोर नागरिक कल्याण फोरम एक संस्था थी जो पर्यावरण से रिलेटेड पर्यावरण को संरक्षण करने के संबंध में कई उपाय करती थी और उस तरफ कार्य करती थी। तो उस संस्था ने तमिलनाडु में जो चमड़ा वगैरह बनाने के बिजनेस थे, उनके जो अनट्रीटेड एफ्लुएंसेस थे, अशुद्ध मलबा था जो, उसके संबंध में पीआईएल दायर की, क्योंकि वह पर्यावरण को भयंकर हानि पहुंचाता था। और इस पीआईएल में इसका इस तरह से वर्णन किया गया था कि जो ये मलबा था वो खेतों में, सड़कों के किनारे, नदियों में और खुली जमीनों में आसपास चारों ओर बिखरा रहता था और वहां की एक पलाड़ नदी थी। तो ये केस यूजुअली पलाड़ नदी के नाम से भी फेमस है, वेलोर सिटीजन केस और पलाड़ नदी का केस। तो उस पलाड़ नदी में भी उस अपशिष्ट को, उस अशुद्ध मलबे को बहा दिया जाता था। और गौरतलब बात ये थी कि वहां के जो नागरिक थे, उनकी जो पीने के पानी की आपूर्ति का एकमात्र साधन ही वो पलाड़ नदी ही थी। और उस नदी का पूरा पानी प्रदूषित हो गया और जो खेत थे वे खेती करने लायक भी नहीं रहे थे। और लगभग जो 13 गांव थे, आसपास के 13 गांव के 350 350 कुओं का पानी प्रदूषित हो गया था और औरतों बच्चों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो इसमें माननीय न्यायालय ने काफी इंपॉर्टेंट चीजों का डिसीजन दिया। माननीय न्यायालय ने कहा कि हालांकि चमड़े व्यवसाय से विदेशी मुद्रा आती है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जो पर्यावरण को हानि होती है उसे सहन नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय ने दो सिद्धांत इस केस में दिए। एक तो सामंजस्य की धारणा का सिद्धांत, यानी हम देखेंगे कि हानि अधिक है और लाभ कम, तो हम उस बिजनेस को बंद कर देंगे। और एक सिद्धांत दिया, दूषित करने वाला ही भुगतान करेगा।
तो ये सिद्धांत भी इस केस में कि लागू किया जाना चाहिए, माननीय न्यायालय ने कहा। तो इसलिए जो 10,000 रुपए का फंड जमा कराने के लिए कहा। साथ ही न्यायालय ने ग्रीन पीठ के नाम से एक विशेष बेंच बनाने का, ग्रीन बेंच, एक विशेष बेंच बनाने के निर्देश भी दिए। इस तरह से वेलोर, जो वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फॉर्म है, उसमें माननीय न्यायालय ने काफी इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत दिए थे। अब सेकंड पार्ट में हम इसके संबंध में कई और केस लॉज देखेंगे। थैंक यू सो मच।